मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा फरीदाबाद में खोरी गांव लगभग पिछले 40-50 साल से बचा हुआ है। खोरी गांव के अंदर 1 लाख की आबादी है और उस 1 लाख की आबादी के अंदर ज़्यादातर लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से रहते हैं। हरियाणा सरकार को खोरी गांव खाली कराने का ऑर्डर नगर निगम को दे दिया गया है। खोरी गांव की 1 लाख की आबादी के अंदर गर्भवती महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और वो मज़दूर हैं जिन्होंने अपने सिर पे टोकरी ढोके फरीदाबाद का निर्माण किया, जो चूल्हा चौका फरीदाबाद के लोगों के घरों के अंदर करते हैं, सफाई का काम करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बचा के ज़मीन खरीदी, उसके ऊपर मकान बनाया, वहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी हुई। लगभग पिछले 30 साल से वहाँ पे नगर निगम का प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा है, परंतु आज अचानक उस गांव को तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। भारत सरकार ने उसके अंदर कोई पैरवी मजबूती से नहीं की। हरियाणा सरकार ने पूरी अनदेखी की और अब बिना पुनर्वास के उस गांव को उजाड़ने के अंदर लगे हुए हैं। हमने उस गांव के पुनर्वास की मांग की थी। आज से पहले 20 बार मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिख चुका हूं, हरियाणा के राज्यपाल को लिख चुका हूं, भारत के राष्ट्रपति को मैंने मानवीयता के आधार पर लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, परंतु उस गांव का तोड़ने के लिए आमदा और उसके लिए किसी प्रकार का पुनर्वास का तैयारी हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं की गई, न ही कोई ऐसी विस्तृत योजना बनाई। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को कल निवेदन किया कि मैं एक ज्ञापन देने के लिए खोरी के गांव के लोगों के साथ आपके पास आऊँगा। मैं फरीदाबाद से चलूँगा, खोरी गांव के लोग होंगे। मैंने हरियाणा पुलिस के डीजीपी को, फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया। सुबह 7 बजे जब मैं पहुंचा तो इलीगल तरीके से हरियाणा पुलिस ने मुझे डिटेन किया। पहले मुझे सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर सड़क पे लेकर घूमते रहे जैसे मैं कोई गुंडा या अपराधी हूँ। वहाँ पे हरियाणा पुलिस के एसीपी मोजीराम थे, दिल्ली पुलिस के एसीपी अजय कुमार थे। दोनों पुलिसों ने मिलके मुझे लगभग 5 घंटे तक सड़क पे घुमाया। पहले मुझे सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन लेके गए, उसके बाद दूसरा पुलिस स्टेशन बीपीटी पुलिस स्टेशन फरीदाबाद लेके गए और तीसरा सेक्टर 37 का पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर लेके गए। मुझे 4-4.5 घंटे के बाद में वो मेरे खिलाफ कोई केस बना के लाए, कहा कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें, 107-51 में आपको बंद कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं बंद रहना पसंद करूंगा, खोरी गांव के लोगों की आवाज़ जेल में बैठ के उठाऊंगा, मैं किसी जमानत नहीं लूँगा। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आप मुझे बंद करें, जेल में डाल दें। अगर मैंने अपराध नहीं किया तो ये आपका अपराध है कि आपने एक लोकतांत्रिक रास्ता जो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देकर आया था आपने उसको रोका। हमने कोई दंगा नहीं की, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया और आपने 5 घंटे तक मुझे अलग अलग थानों के अंदर और अलग अलग सड़कों पे घुमाते रहे और सारे मेरे जो टेलीफोन थे वो ले लिए गए। मेरे सहयोगी, हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष, वो अभी तक वहाँ पर बंद है। मेरे ऑफिस से हमारे बढ़ाना साहब, अब्दुल रहीम जी, सौरभ झा जी, हमारे हिसार के अध्यक्ष संजय बूरा जी और अनेकों साथी अभी भी फरीदाबाद पुलिस ने डिटेन किए हुए हैं। शाम तक छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे मुझे ज्ञान नहीं, परंतु केस उनके खिलाफ अभी तक वो कोई बना नहीं पाया और ना कोई केस बनता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिल के किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मुझे डिटेन किया, मेरे साथियों को डिटेन किया और 5 घंटे के बाद जब मैंने मना कर दिया कि मैं कोई जमानत नहीं लूँगा तो मुझे छोड़ दिया गया ताकि पूरे हरियाणा के अंदर ये दिक्कत वाली बातें ना हो। इस तरीके की व्यवस्था हरियाणा के अंदर चल रही है।
लगातार 1 साल से किसान धरने के ऊपर हैं। महिलाओं के हर रोज रेप और बलात्कार के केसेस अखबार में सुर्खियों से छपते हैं। हरियाणा सरकार ने करीब 1200 स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने के अंदर फेल है। पिछले 7 साल के अंदर एक नया उद्योग हरियाणा के अंदर नहीं आया। वो 600 दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 600 दिन में ना उन्होंने बिजली दी, ना पानी की व्यवस्था ठीक करी, ना शिक्षा करी, ना चिकित्सा की करी। एक तरफ खट्टर साहब वैक्सीन बोलते हैं कि 50,000 दिन के अंदर बहुत है, तो 3 करोड़ की आबादी 600 दिन में लगेगी। दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर गुलेरिया बोलते हैं कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर पहुंचने वाली है। हरियाणा के लोगों की जान बचाने के लिए खट्टर साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज मैं इस विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए आया था। कोई क्वेश्चन? इसी मुद्दे को 22 अक्टूबर 2020 को आपने पीसी बोला था, 24 को मंत्री के घर का घेराव करेंगे, यही मुद्दा था खोरी गांव का। उसके बाद क्या कुछ हुआ था? 24 को मैंने मूलचंद शर्मा जी के घर का घेराव किया था। वहाँ पे 7-8 हज़ार लोग गए थे। मूलचंद शर्मा जी ने पब्लिकली माइक पे अनाउंसमेंट की थी कि हम खोरी गांव का पुनर्वास करेंगे, आप लोग शांतिपूर्ण अपने तरीके से घर पे चले जाए। उनकी बात पे विश्वास करके खोरी गांव के लोग और हम सब वापस आ गए थे। उसके बाद भी मैंने कई पत्र लिखे, परंतु आज तक खोरी गांव के पुनर्वास की कोई व्यवस्था हरियाणा सरकार ने नहीं बनाई। सर, आप आज राष्ट्रमंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, क्या आप वहां रहेंगे, किस तरह से? और टीएमसी कह रही कि ममता बनर्जी उसमें बड़ा फेस होंगी और देश का नेतृत्व करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज मैसेज मिला है हमें इस मीटिंग का। मीटिंग के अंदर पार्टी ने मुझे ऑथराइज़ किया, मैं वहाँ पे जाऊँगा। और देश की हालात आज किस कदर से गुजर रही है आपने देखा है कि कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पे पहुंच चुका है। राम मंदिर जो आस्था से जुड़ी थी, बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, उसकी ज़मीन के अंदर पैसे खाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से 20 किलोमीटर की दूरी पे 1 लाख लोगों को कोरोना के टाइम में सिर से छत छीन के सड़क पे खड़ा किया जा रहा है। ऐसे अनेकों ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे वहाँ पे मैं समझता हूँ चर्चा होनी चाहिए। पीएम के नाम को लेकर ममता बनर्जी का नाम उछाला है उनकी पार्टी ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और मैं ये इस मुद्दे पे अभी, वो बहुत दूर की बात है, अभी आज ऐसी बातें करने का वक्त भी नहीं है। लेकिन निखिल जी, अब आपको लग रहा है कि नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी जो अलायंस है उस और बढ़ रहे हैं, आप लोग भी उस अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं? मैं अलायंस के हिस्से की बात तो नहीं करूंगा, परंतु अगर विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई है तो उस मीटिंग के अंदर देश के हालात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए और उस चर्चा के अंदर मैं सम्मिलित होऊंगा। आगे की रूपरेखा का अभी कोई एजेंडा वहाँ से नहीं आया है। अगर ऐसा कोई एजेंडा होगा तो पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी। एक और सवाल है, कल यूपी एटीएस ने जामिया नगर से 2 लोगों को अरेस्ट किया धर्मांतरण के आरोप में। आपके विधायक अमानतुल्लाह खान उनके बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना संवैधानिक हक है और यूपी चुनाव के चलते बीजेपी ऐसा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी हमेशा ऐसी बात करती है और धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करती है। आज तक बीजेपी की किसी सरकार ने शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं करी, बिजली पानी की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, व्यापार की बात नहीं करी। हाँ, जब भी चुनाव आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। यूपी का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये बातें चर्चा में रहेंगी। सर, लेकिन जिस तरीके से एटीएस ने खुलासा किया है उसको डिफेंड कर रहे हैं आपके विधायक, और आप अपने विधायक को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ, कानून अपना रास्ता लेता है, परंतु जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव आया, चाहे कोई और चुनाव आया, अब यूपी का चुनाव आ रहा है, उस समय इनको ये चीज़ें क्यों याद आती हैं? क्या देश की जनता को रोजगार नहीं चाहिए? क्या देश की जनता को बिजली पानी नहीं चाहिए? हेल्थ के लिए स्कूल और हॉस्पिटल नहीं चाहिए? उन मुद्दों पे कभी बीजेपी का आपने चर्चा करते हुए देखा है? एक इंस्टांस मुझे बता दें जब उन्होंने चर्चा की हो। चर्चा हमेशा होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, चर्चा हमेशा होगी हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान पे, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आते हैं जब इनको ये बात याद आती है कि लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेला जाए, लोग ताकि विकास की बात ना करें। धन्यवाद।
ये ज्ञापन मैंने आज प्रधानमंत्री जी को